आज है हमारा टेंस का सेकंड एपिसोड। पहला एपिसोड तो बड़ा धमाकेदार था, सबको बड़ा पसंद आया। हमने एक अलग ही अप्रोच से पढ़ा, डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टाइल में मस्ती के साथ। सारे के सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सबके सब हमने कवर किए, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, वर्ब से रिलेटेड हो, हर चीज हमने उस पर सिंपल प्रेजेंट पे कर लिया था। आज हम सिंपल पास्ट से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, हम हमेशा बातचीत करके पढ़ते हैं फन वे में। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट सिंपल पास्ट से। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट तक पढ़ लिया था, वो वीडियो तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। तुम्हें मुझे पता है अच्छे से सिंपल प्रेजेंट अच्छे से समझ पा गए होंगे। ता है, ती है, ते है से जो एंड होता है, या ता हूं, ती हूं, ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डू और डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे भाई, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। तुम्हें इसके बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल पास्ट तो और ज्यादा इजी है। सिंपल पास्ट इसमें होता क्या है, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ पास्ट। जो भी हमारे भूतकाल की या पास्ट की जनरल घटना को दिखाए या सामान्य घटनाओं को दिखाए, उन्हें हम सिंपल पास्ट कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? सिंपल प्रेजेंट की पहचान तो थी ता है, ती है, ते है। वैसे ये पास्ट है तो उसका था ता था, ती थी, ते थे। ये इसकी पहचान होती है। इतना तो खैर सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा एक और पहचान होती है जो केवल अतुल सर ही बताएंगे। एक और देखो, आ, ई, ए जो इनसे भी एंड होते हैं वो भी हमेशा सिंपल पास्ट ही होते हैं। ये कोई नहीं बताता, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तुम्हें मजा आएगा। देखो कैसे होता है, एग्जांपल देखिए बताता हूं। पहले ये नोट करना, इसको नोट करना, इसके क्या क्या चीजें होती है, फिर इसकी डेफिनेशन अगर किसी को नोट करनी तो कर सकता है। सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखवाता हूं मैं, वरना मैं फालतू की डेफिनेशन कभी लिखवाता ही नहीं हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका और इसका मतलब क्या है वो बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने खाना खाया। एक तो ये सेंटेंस है और एक मैं खाना खाता था। अगर हम पास्ट की बात करें तो अब देखो, ये दो सेंटेंसेस हैं, मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था। ये दोनों का हम हमेशा अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। कभी हम बोलते हैं मैंने खाना खाया, कभी बोलते हैं मैं खाना खाता था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम्हें लग रहा होगा दोनों डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखो, मैंने खाना खाया, आ से एंड हो रहा है। मैंने खाना खाया, आ से इसका एंड हो रहा है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। जो आ से, ई से, ए से एंड हो, इसका मतलब सिंपल पास्ट होते हैं। और सेकंड वाला देखो, मैं खाना खाता था, ता था से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल पास्ट है। तो दोनों के दोनों सिंपल पास्ट है, दोनों सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर हम दोनों का इंग्लिश में बनाएंगे तो इंग्लिश में सेम ही बनेगा। अब देखो, ऐसा अप्रोच कौन करवाता है? हिंदी से इंग्लिश, मतलब स्पोकन इंग्लिश भी अच्छे से हो जाएगी कंप्लीट, और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो भी अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से समझ पा जाएगा। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट का अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इतना इजी। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कल की वीडियो में, तुमने देखा था कल के एपिसोड में वर्ब के सेकंड फॉर्म को ही हम सिंपल पास्ट बोलते हैं या पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा है जिसमें केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके अलावा और कहीं भी वर्ब के सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं होती। अब इतना सिंपल स्ट्रक्चर है, चलो इसका बनाएं। मैंने खाना खाया, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आई। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा? आई सेकंड फॉर्म वर्ब की, एट फूड, बस बन गया। आई सब्जेक्ट, एट वर्ब के सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था, इन दोनों का एक ही बनेगा, आई एट फूड। अब तुम्हें पता है वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं, जैसे ईट, ये फर्स्ट फॉर्म, इसके सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ये तो होती है फॉर्म्स। मैंने वैसे तो तुम्हें बताया था पहली वीडियो में, लेकिन एक बार बता रहा हूं, वो मेन चीजें जो हमेशा एग्जाम में आती है। जैसे कि एक और डू, तो डू हो गई फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई भी काम करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ये सबको पता होगा। वैसे एक और जो इंपॉर्टेंट होती है रीड, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, लेकिन तीनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे? जो पहले वाला है इसको पढ़ते हैं रीड, इसको याद कैसे करो? अरे हर टेक्निक बताऊंगा। जैसे रीड की हड्डी होती है तो रीड इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो लास्ट के दो होते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसको रीड नहीं पढ़ते, इसको रेड पढ़ते हैं। जैसे रेड कलर होता है वैसी, ऐसे याद रखो, रेड कलर तो रेड। तो स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। पहला है रीड, सेकंड है रेड और थर्ड फॉर्म भी है रेड। तो ये चीजें होती है। अच्छा एक और है बी, बी की भी फॉर्म तो मैं बता देता हूं।
कहीं तुम्हें बाहर देखने की जरूरत ना पड़े, सर्च मारने की जरूरत ना पड़े, जो मेन है वो मैं तुम्हें सबके सब करवाता हूं। बी होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। अब बताओ ये सब चीजें कौन बताता है? अभी हर चीज कवर करेंगे, तुम टेंशन मत लो, हर चीज अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे, एक्सपर्ट बनाऊंगा। जैसे गो होती है, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। बस बाकी राइट का तो करवा ही चुका हूं, राइट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटर्न। बस तो ये होती है वर्ब्स की फॉर्म जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से में आती है और जो पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी फॉर्म्स होती है। बस अब जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अब जल्दी से इनको करते हैं। सबसे पहला है वे स्कूल गए। अब सबसे पहले टेंस पहचानना होता है हमको, ये टेंस है क्या? वे स्कूल गए, ए से एंड हो रहा है, ए, तो जो आ ई ए से एंड होते हैं वो सिंपल पास्ट ही होते हैं। सिंपल पास्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर सामने है तो बना दो। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वे स्कूल गए, वे मतलब दे, तो दे हमारा सब्जेक्ट, दे वर्ब के सेकंड फॉर्म जाने को वेंट टू स्कूल, सिंपल आ गया हमारा। अभी तो करवाया गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज की। बस ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है। अब देखो तुम दुनिया के कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब बताओ इंग्लिश टफ कहां होती है, तब मजा आता है। अरे मेरे साथ पढ़ोगे सब चीजें हो जाएगी। अब ये करते हैं, हम खाना खाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं भाई, ऐसे अप्रोच किसकी होती है। अब नेक्स्ट देखो, हम खाना खाते थे, थे से एंड हो रहा है, तो जो ता था ती थी ते से एंड होता है वो सिंपल पास्ट ही होता है। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हमने खाना खाया, तो ये भी आ से एंड हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। देखो हर चीज में तुम्हें कवर करा होगा, चाहे हम बोले हम खाना खाते थे, चाहे हम बोले हमने खाना खाया, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सिंपल पास्ट है और दोनों का एक ही बनेगा। क्या बनेगा? हमने खाना खाया, सो वी थर्ड फॉर्म एट फूड। बस इतना सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट तो बहुत ज्यादा इजी है। अब लास्ट वाला इसका तुमने बना दिया होगा, मैं बाजार जाती थी से एंड हो रहा है, तो जो थी से एंड हो सिंपल पास्ट होता है। और इसका सेकंड भी बोल सकते हैं सेकंड तरीके से, मैं बाजार गई, तो ई से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल पास्ट है। स्ट्रक्चर सामने है, बना दो। आई वेंट टू मार्केट, सिंपल सा बन जाएगा, आई वेंट टू मार्केट। ये है सब्जेक्ट आई, मैं, सेकंड फॉर्म वेंट और टू मार्केट ऑब्जेक्ट। बस ये तो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो वही है, इतना सिंपल होता है। अब हमने अफर्मेटिव तो कर दिए हैं, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। अब सेकंड है नेगेटिव, तो नेगेटिव एग्जांपल भी देखते हैं जल्दी से, तुम जल्दी नोट करो। अब देखो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए हमेशा हमने कल भी पढ़ा था, जब भी हम अफर्मेटिव के अलावा कोई भी सेंटेंस बनाए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिकॉज विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस कभी नहीं बना सकते। जब हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था तो सिंपल प्रेजेंट में हमने डू और डस किया था, डू प्लूरल के साथ और डस सिंगुलर के साथ। अब इसमें ये सिंपल पास्ट है, इसमें क्या यूज करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसमें तो एक ही यूज करते हैं। जब भी हम सिंपल पास्ट की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सिंपल पास्ट में वो होता है डिड। बस ये याद रखते हैं, डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। बस याद रखो, यहाँ पे मैं नोट यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट कर लो। जब भी डू डज या डिड तुम्हें दिख जाए, जहां भी इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इसको नोट कर लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जहां भी डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो बस डिड यूज कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में। अब बताओ जब नेगेटिव बनाते हैं तो जो नॉट होता है वो किस पोजीशन में आता है? थर्ड पोजीशन में। बस ये याद रखो, जो अतुल सर बता रहे हैं, हमेशा जो नॉट होता है वो थर्ड पोजीशन में ही आता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नेगेटिव बन नहीं सकता, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इतना सिंपल है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे? कॉन्सेप्ट में चलो कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में डिड यूज होता है। अब जब भी थर्ड पोजीशन में नॉट आता है ये हमको पता है, और जब भी डू डज डिड आ जाए तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो बन तो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब तुमको एक भी चीज भूलोगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। अब देखो सारे के सारे एग्जांपल हमने लिख दिए हैं, अब देखते हैं इनका बनाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। अब तुम्हें गूगल ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम खुद ही बना दोगे। बस मेरे साथ कुछ क्लासेस और पढ़ोगे, उसके बाद तो गूगल ट्रांसलेट तुम बन जाओगे।
अब देखो मैं कितना सही से तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ हर चीज, क्योंकि जो सिंपल पास्ट होता है उसके जितने भी चीजें होती है वो सारी की सारी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। जैसे कि ते थे तो फिर उसका तो पढ़ा, ये दोनों के दोनों करवा रहा हूँ। देखो हम नहीं पढ़ते थे, ते थे से एंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। और दूसरा हमने नहीं पढ़ा, आज से एंड हो रहा है, हमने नहीं पढ़ा। तो दोनों के दोनों तुमको एग्जांपल साथ में करवा रहा हूं ताकि वो याद हो जाए, घुस जाए तुम्हारे दिमाग में। अब हम नहीं पढ़ते थे या हमने नहीं पढ़ा, क्या होगा इसका? सिंपल सा दिया है, नहीं इस पे मना कर रहे हैं, नॉट है नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट हमने, वी, फिर हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, बस आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो हटाओ। अगर मैं बोलता हम इंग्लिश नहीं पढ़ते थे तो तब आता है वी डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, तब लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है। ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब होनी चाहिए बस। अब नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, वे स्कूल नहीं गए। अब चाहे गए, देखो ए से एंड हो रहा है, वे स्कूल नहीं गए, तो ए से जो आ ई ए से एंड होते हैं वो सारे के सारे सिंपल पास्ट होते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है। और वे स्कूल नहीं जाते थे, ते थे से एंड हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का एक ही बनेगा। क्या बनेगा? अब तुम बना दोगे, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। वे स्कूल, तो वे मतलब दे डिड नॉट गो टू स्कूल, बस। अब हम वेंट नहीं यूज करेंगे, अब हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, बिकॉज डिड हेल्पिंग वर्ब आ चुका है और हमने पढ़ चुका है जब भी डू, डज और डिड आ जाए तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ रहा होगा, अब तुमको कॉन्फिडेंस भी अंदर से बिल्ड हो रहा होगा कि हम कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं, किसी को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। अब लास्ट देखते हैं, मैं कहानी नहीं पढ़ती थी, तो थी से एंड हो रहा है, और यह है मैंने कहानी नहीं पढ़ी, तो ई से एंड हो रहा है। तो जो थी से एंड हो या जो ई से एंड हो, ये सारे के सारे सिंपल पास्ट ही होते हैं। अब बताओ ऐसे अप्रोच कौन लेके आएगा भाई? तो मैं हर चीज के अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब बना दो, मैं कहानी नहीं पढ़ती थी, आई, फिर डिड, फिर नॉट, फिर क्या आएगा? कहानी नहीं पढ़ती थी, रीड, स्टोरी, बस इसे रीड ही पढ़ेंगे बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट रीड स्टोरी, इतना सिंपल हमारा हो जाएगा। तो हमारा पास्ट का नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डिड नॉट थर्ड पोजीशन में आ जाएगा, इसको हमेशा याद रखना। और जब डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जल्दी से इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव तो बहुत सिंपल होता है। जब भी हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आता है सेंटेंस के तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो हमेशा अपने बाद सब्जेक्ट लेता है। उसके बाद क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज कर रहे हैं, डिड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं, तो जब भी डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डिड के साथ। उसके बाद वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, बस इतना सिंपल सा होता है स्ट्रक्चर। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको भी देख लेते हैं। क्या हम पढ़ते थे? तुम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हम पढ़ते थे? क्या तुम पढ़ते हो? क्या हम पढ़ते थे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड सब्जेक्ट हम, वी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्टडी, बस इतना सिंपल, खत्म। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, इसको हमेशा याद रखो, अपनी हैबिट बना लो। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज एग्जाम में पंक्चुएशन में आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिड वी स्टडी, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अगर हम बोलते हैं क्या हम इंग्लिश पढ़ते थे तो डिड वी स्टडी इंग्लिश, तो तब जाके हम बोलते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं लगाया। क्या हमने खाना खाया? फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने खाना खाया। तुमसे कोई पूछता है क्या तुमने खाना खाया, तो कैसे जवाब दोगे? कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे? अगर कभी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को पूछना होगा इंग्लिश में तो क्या तुमने खाना खाया, जैसे बाबू बोलते हैं, बाबू क्या तुमने खाना खाया, तो कैसे करोगे? कैसे इंग्लिश में लिखोगे? सिंपल है, अब तुम बना दोगे आराम से बिकॉज तुम अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो। तो डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, क्या तुमने खाना खाया। अच्छा, क्या हमने बात करी तो क्या हमने खाना खाया तो क्या होगा? वो मैं बाबू सोने वाले एग्जांपल भी ले गया। क्या हमने खाना खाया तो डिड वी ईट फूड, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इतना सिंपल है। अगर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना होता था तब तुम कर लोगे डिड यू ईट फूड, तब ये मैं उस पर ले गया था। बस इतना सिंपल है, बताओ क्या दिक्कत है भाई? अब तुम हर चीज बना दोगे। अब देखो जल्दी से इसे नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें करवाता हूं। इंटरोगेटिव जब भी हम पूछे, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछे तो दो टाइप से पूछ सकते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में करवाता हूं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं करवाता। देखो
अब तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा। तुम आज कुछ नया सीखने वाले हो, इसकी मैं गारंटी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्या तुमने खाना खाया, एक तुमने खाने में क्या खाया। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मैं लिख रहा हूं क्या तुमने खाना खाया, जैसे ये था पहले वाला था हमारा, क्या तुमने खाना खाया। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है तुमने खाने में क्या खाया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसे जल्दी से पढ़ो, नोट आराम से करना। पहले मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आज से पहले तुमने कभी नहीं सुना होगा। हम बात करें इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना। हम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो है क्या तुमने खाना खाया, और दूसरा है तुमने खाने में क्या खाया। अब तुम बोलोगे सर इन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग तो अलग है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इसमें जो क्या है वो पहले आ रहा है, और इसमें जो क्या है वो बीच में आ रहा है, ये डिफरेंस है। याद रखो अतुल सर आज जो टेक्निक बता रहे हैं, जब भी जो क्या होता है मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, जब भी वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो समझ जाओ हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर या वॉज, वर, ये जितनी भी होती हैं, या डू, डज, या अभी जो पढ़ रहे हैं डिड, जितनी भी होती है, जब भी जो क्या वाला सेंटेंस हो, क्या, क्यों, ये जब आगे आ जाएं तो समझ जाओ ये हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के ही बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी ये जो क्या है वो बीच में आ जाए तो इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसका मतलब हम WH वर्ड के बारे में बात करें। अब WH वर्ड क्या होते हैं, अरे सिंपल है, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, ये जितने भी होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो जब भी हम स्टार्टिंग में क्या आए तो उसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी बीच में क्या आए तो उसका मतलब हम WH वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्या तुमने खाना खाया, आ से एंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट, तो इसका बनेगा कैसे, हेल्पिंग वर्ब से। कैसे, डिड यू ईट फूड, ऐसे बनेगा इसका। अब हम ये नहीं बोलेंगे व्हाट यू ईट फूड, नहीं, हम क्या यूज करेंगे, डिड यू ईट फूड, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बिकॉज जो क्या है वो स्टार्टिंग में है। और जो नीचे वाला है, नीचे वाले पे हम डिड का यूज नहीं करेंगे, डिड यू ईट फूड ये नहीं बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तुमने खाने में क्या खाया, अब क्या है बीच में आ चुका है, तो हम WH वर्ड का यूज करेंगे, और क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो अब हम व्हाट का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हाट डिड यू ईट इन फूड, तुमने खाने में क्या खाया। अब ऐसा बन जाएगा बस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूं कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। जो ऊपर वाले का स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस ये। और जो नीचे वाले का है सेम यही है, बस आगे WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है ये WH वर्ड। तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस ये होता है स्ट्रक्चर। सेम है, बस आगे WH वर्ड हो जाता है। और इस पे क्योंकि WH वर्ड नहीं है तो उसको हटा के ये हो जाता है। अब तुम्हें अच्छे समझ पे आ गया। जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक में जिसमें क्या वर्ड सबसे आगे आए, और एक में जिसमें क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आए। जब सबसे आगे आता है तो उसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हम जो स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं तो डिड से यूज किया। और जब भी क्या बीच में आए तो क्या का मतलब होता है WH वर्ड, तो ये सारे के सारे होते हैं, तो हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट इन फूड, तो WH वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस। तुम्हें पसंद आया? इससे रिलेटेड एक और दो तीन एग्जांपल करते हैं, जल्दी से इसे नोट करो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, अब हमने समझ लिया है जब हेल्पिंग वर्ब से बनाना हो तो स्ट्रक्चर ये होता है, जब WH वर्ड से बनाना हो तो स्ट्रक्चर ये होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं ताकि मेरे को समझ पा जाए कि तुम्हें जो मैंने समझाया वो तुम्हें समझ पे आ चुका है। इसकी प्रैक्टिस देखो, जो भी हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस करके तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊंगा हर चीज। अब क्या तुमने खेला, आ से एंड हो रहा है, क्या तुमने खेला, इसका मतलब सिंपल पास्ट, और क्वेश्चन कर रहे हैं। और तुमने क्या खेला, तो इसमें क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें बीच में आ गया, इसका मतलब WH वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट के। क्या मतलब व्हाट, अब बना देते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें स्ट्रक्चर यही रहेगा, तो इसका क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं, फुटबॉल वगैरह कुछ बोला नहीं है तो इतना ही बनेगा। और सेकंड वाला तुमने क्या खेला,
तुमने क्या खेला। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, व्हाट डिड यू प्ले, तुमने क्या खेला। देखो सबसे पहले WH वर्ड, इसके अकॉर्डिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है नहीं तो इतना। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं बनाने के, बस जिस पे क्या पहले आए और जिसमें क्या बीच में आए। अब तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। देखो मजा आ रहा है, इसको बोलते हैं सही अप्रोच इंग्लिश की। टेंसेस इसको ही बोलते हैं भाई। टेंसेस को ऐसा नहीं है रटाने की बात है कि स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं, समझ के करना पड़ता है। अब तुम दुनिया के कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो हमने दो टाइप के सेंटेंसेस कर लिए, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, और सॉरी तीन कर लिए इंटरोगेटिव। अब लास्ट बचा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको भी देख लेते हैं, जल्दी से नोट करो। अब लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको भी देख लेते हैं। सेम जैसे इंटरोगेटिव होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बस एक डिफरेंस होता है, बिकॉज ये इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है, इसका मतलब हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, तो उसमें नॉट जुड़ जाता है। तुम्हें पता है नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में ही जुड़ता है। बस अब याद कैसे रखना है, फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। जब भी हम इंटरोगेटिव की बात करें, मतलब क्वेश्चन वाले की सेंटेंसेस की बात करें, तो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए सेंटेंस के, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होता है तो हमेशा वो अपने बाद सब्जेक्ट ही लेता है। अब क्योंकि हम नेगेटिव की बात करें तो थर्ड पोजीशन में ही हमेशा नॉट आता है। मना करने के लिए तीन वर्ड होते हैं, नॉट, नो, नेवर, ये सब पढ़ा था। फिर जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए या डू डज आ जाए, क्योंकि हम सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें डिड आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है और वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। इतना सिंपल सा बार बार बता रहा हूं, अब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा वो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं जल्दी से। इसके साथ तुम्हारी स्पोकन और जो तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सारी की सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी कंप्लीट। क्या हमने खाना नहीं खाया, अब आ से एंड हो रहा है, खाया, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट, और नहीं भी आ रहा है इसका मतलब मना भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव है। कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर सामने है। क्या हमने खाना नहीं खाया, तो हम अपनी बात करें, वी, तो सब्जेक्ट है वी, तो क्या यूज होगा, डिड वी नॉट ईट फूड, सिंपल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अरे ये तो लिखा है पूरा, ये तो स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर पता हो तो कितना इजीली सॉल्व कर लोगे। और स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा, बिकॉज अब पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, ये सब। अब क्या तुम नहीं सोए, क्या तुम नहीं सोए, ये सारे के सारे एग्जांपल वही लेके आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब तुम आराम से इसको अपनी डेली लाइफ में उतार के अपनी हैबिट बना के स्पोकन इंग्लिश को और अच्छी कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी एक नई उड़ान दे सकते हो। क्या तुम नहीं सोए, तो डिड, देखो डिड ही आएगी। हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करें, सोए ए से एंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट, तो बना दो डिड यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सोए, डिड यू नॉट स्लीप, सिंपल। ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, हमसे बार बार पूछते हैं, डिड यू नॉट स्टडी, सिंपल, इतना आ गया। अगर हम बोलते हैं क्या तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी, तो हम बोलते हैं डिड यू नॉट स्टडी मैथ्स, बस। तो डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट हटा दिया। इतना सिंपल होता है सिंपल पास्ट। देखो सिंपल पास्ट इतना सिंपल है। अब हमारा सिंपल प्रेजेंट हो चुका है, सिंपल पास्ट हो चुका है, जल्दी से सिंपल फ्यूचर भी देख लेते हैं, उसमें भी बड़ा मजा आएगा, बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट करो। अब हम करते हैं सिंपल फ्यूचर। अब हम सिंपल फ्यूचर की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी तक मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया होगा, कोई तुम्हें टेंशन या दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है, बड़ा ही सिंपल है भाई, क्योंकि सिंपल फ्यूचर तो बड़ा सिंपल है। गा, गी, गे से जो एंड होते हैं सबके सब सिंपल फ्यूचर ही होते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं, लड़कियां बोलेगी मैं स्कूल जाऊंगी, और अगर हम बहुत सारे होंगे तो हम बोलेंगे हम स्कूल जाएंगे। तो गा, गी, गे से जो एंड होता है वो सिंपल फ्यूचर होते हैं। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने लिखा है, टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, जो हमारे भविष्य की सामान्य घटना को दिखाएं, जनरल घटना को दिखाएं, मतलब जनरल एक्शंस को दिखाएं, वो सारे के सारे सिंपल फ्यूचर में ही आते हैं, उसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। अगर हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्योंकि विल शैल फ्यूचर की पहचान है, इसलिए विल शैल तो आता ही है। अब एक और बात देखो, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। बहुत सारे टीचर्स को पता नहीं होता, बिकॉज जो विल शैल है वो मॉडल्स भी होते हैं, और जब भी मॉडल की बात करें तो मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म देते हैं। इसीलिए बिकॉज विल और शैल भी मॉडल है, इसलिए वो हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। तो अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा,
क्योंकि विल शैल मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं। जैसे कि मॉडल्स और एग्जांपल देता हूं, कैन, कुड, ये सब के सब होते हैं। मे, माइट, मस्ट, ये सारे के सारे हमारे मॉडल्स होते हैं। तो जब भी मॉडल्स आ जाएं तो मॉडल्स हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं और इन मॉडल्स में विल और शैल भी आता है। और क्योंकि विल शैल फ्यूचर की पहचान है, यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि विल शैल फ्यूचर की पहचान है इसलिए विल शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मॉडल्स भी है, इसीलिए अब तुम्हें याद रहेगा हमेशा सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज इस पे ध्यान रखने की बात है, अब तुम्हें डाउट ये आ रहा होगा सर विल कब यूज करें, शैल कब यूज करें, तो इसका भी मैं तुम्हें बताता हूं। देखो पहले तो हम जो विल था वो सबके साथ यूज करते थे, लेकिन जो शैल था वो आई और वी के साथ यूज करते थे केवल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से क्योंकि रूल्स चेंज हो गए और जो बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैं पढ़ाता हूं, तो हर चीज जो बिल्कुल लेटेस्ट आई है, अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आई और वी है, पहले तो था कि आई और वी के साथ केवल शैल का ही यूज होगा, लेकिन अब हम आई और वी के साथ विल का भी और शैल का भी दोनों का यूज करते हैं। दोनों का यूज पॉसिबल है आई और वी के साथ। बाकी जितने भी हम सब के साथ तो विल ही यूज करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल और विल दोनों का यूज कर सकते हैं। और तुमने पढ़ा भी होगा, तुम देखते भी होंगे स्पोकन में भी, और आजकल सब पे आई विल गो टू मार्केट ये सब यूज होता है। तो आई और वी के साथ विल शैल दोनों का यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पे एक हल्की सी कंडीशन है, वो कंडीशन में तुम्हें बता दूं, केवल तब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं या नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। जब भी हम अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएं केवल तब ही आई और वी के साथ दोनों का यूज होगा। लेकिन अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएं, मतलब दोनों है तो इंटेरोगेटिव ही, तब आई और वी के साथ केवल हम शैल का ही यूज करेंगे बस, तब हम विल का यूज नहीं कर सकते। अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा अच्छे से। और बाकी जितने बचे ही, शीट, इन सब के साथ तो विल का ही यूज होता है, लेकिन आई और वी के साथ दोनों का यूज होगा अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाएंगे। और अगर हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, मतलब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके साथ आई और वी के साथ केवल शैल का ही यूज होगा, विल का यूज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, तब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ जाएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा आई विल प्ले, मतलब मैं खेलूंगा, तो अब तो मैं आई के साथ विल का यूज बिल्कुल कर सकता हूं बिकॉज सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं क्या मैं खेलूंगा, तो अब मैं अगर लिख दूं विल आई प्ले, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिकॉज आई के साथ विल का यूज नहीं कर सकूंगा। इसीलिए क्या लिखूंगा, शैल आई प्ले। अब ये सही होगा क्योंकि आई के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ये जितनी भी चीजें करवा चुकी है, जल्दी से नोट करो, उसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो हमने एग्जांपल लिख चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़े सिंपल है, हम सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बचा है भैया, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, गा सा है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं बोलूं मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच इंग्लिश, सिंपल। और अगर मैं बोलूंगा मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो उसका क्या होगा, आई विल स्टडी इंग्लिश, सिंपल। अब तो तुम कैसे भी बना दोगे भैया, कैसा भी, कैसे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, वह गाना गाएगी, गी से एंड हो रहा है, गा, गी, गे से जो एंड होते हैं सिंपल फीचर होते हैं। स्ट्रक्चर सामने है, तो वह गाना गाएगी, लड़की के बारे में बात करें तो शी, फिर विल, शैल, कुछ भी यूज करो, विल। लेकिन देखो हम शैल यूज नहीं कर सकते, केवल विल ही यूज कर सकते हैं बिकॉज जो शैल होता है वो हमने भी पढ़ लिया है, वो केवल आई और वी के साथ ही यूज होता है। तो शी विल सिंग अ सॉन्ग, सिंपल। अब तुम आराम से कर लोगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और विल, शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिकॉज ये मॉडल्स भी हैं और मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट है मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, बस इतना सिंपल है। अब देखो ये ना आई विल गो टू मार्केट, बिकॉज आई है तो आई के साथ तुम शैल का भी यूज कर सकते हो, आई शैल गो टू मार्केट ये भी बोल सकते हो बिकॉज आई के साथ तो विल, शैल दोनों का ही यूज होता है, इतना सिंपल है। इसके साथ भी तुम शैल का यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब केवल शैल का ही यूज होगा। और अभी तो हम सिंपल करें तो विल, शैल दोनों का यूज हो सकता है। याद रखना जो विल है, चलो थोड़ा
थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, जो विल है वो हमको डिटर्मिनेशन शो करता है कि हम काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो शेल है, शेल हमको पॉसिबिलिटी शो करता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। और फिर लोग, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है, सर मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मॉडल्स का मतलब क्या होता है? हम बार बार मॉडल्स पढ़ रहे हैं, विल शैल भी मॉडल होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये तुम्हारे डाउट होंगे, इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। मॉडल्स मतलब मूड, जो हमको मूड दिखाएं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा आई कैन प्ले, मतलब मैं खेल सकता हूं, मेरा मूड दिखा रहा है। तो जो भी, सॉरी ये क्या कर दिया, जो भी हमारा मूड दिखाएं वो सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस इसमें थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाता है। इतना सिंपल है, बाकी सेम वही है, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस थर्ड पोजीशन में नॉट लग जाएगा। इसका मतलब हम मना कर रहे हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, गा से एंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर, और नहीं भी आ रहा है इसका मतलब सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा लिखा है, बना लेते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, तो आई विल नॉट, थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, सिंपल। और क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम विल का यूज कर सकते हैं, इसलिए आई के साथ विल का यूज कर रहे हैं। और अगर हम करें तो आई के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं, बस आई शैल नॉट गो टू मार्केट। बताया था ना, जब भी हम सिंपल या नेगेटिव बनाए तो हम आई के साथ विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते तो हमको आई के साथ शैल का ही यूज करना पड़ता। तुम खाना नहीं खाओगे, मना भी कर रहे हैं और गे से एंड हो रहा है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर है, तो तुम खाना नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट फूड, बस बन गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है। लास्ट में देख लेते हैं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, गा से एंड हो रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो नेगेटिव है, सिंपल फ्यूचर है, बना दो, मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं मैं नहीं खेलूंगा, हाँ, जैसे बैटिंग नहीं आती, फील्डिंग करवा रहे हैं, तो मैं नहीं खेल रहा, जाओ मेरा बैट दो। तो बस इतना सिंपल होता है। अब इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम सिंपल फ्यूचर के इंटरोगेटिव की बात करें, मतलब सिंपल फ्यूचर में क्वेश्चन करें, तो सिंपल सी बात है, सबको पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे शिफ्ट हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे शिफ्ट होगी तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने बाद सब्जेक्ट लेता है और हमेशा विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। बस ऐसे मैं बार बार याद करा रहा हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए। अब ये हमारे पास इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्या है, क्या मैं खेलूंगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं खेलूंगा, गा से एंड हो रहा है, इसका मतलब फ्यूचर है, सिंपल। तो चलो इसको बनाते हैं, क्या मैं खेलूंगा, तो ये सब लिखा है, तो विल आई प्ले, सिंपल। क्या सही है? अरे नहीं है, गलत है। क्यों? बिकॉज अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आई के साथ हम विल का कभी यूज नहीं करते, हम हमेशा शैल का ही यूज करेंगे, तो शैल आई प्ले होगा, बस। ये क्लियर? बताया था ना, पहले पढ़ा था, जब भी हम इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का ही यूज होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, गे से एंड हो रहा है और हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, लास्ट पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है, तो बना देते हैं, क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। इतना ही सिंपल है, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। कैसे हुआ? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर हमारा सब्जेक्ट आया तुम मतलब यू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट। आई और वी के अलावा सबके साथ विल का ही यूज होता है। अब लास्ट, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं आ चुका हूं आई, तो आई के साथ आएगा शैल, शैल आई स्टडी इंग्लिश। बस हमारा आंसर हो गया है। अब हमारा सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है। आई था तो आई के साथ शैल का ही यूज हम करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। बस इसका मतलब तुम्हें भी पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसको देख लेते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा खत्म, सारे के सारे सिंपल खत्म, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। अब जल्दी से देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेम इंटरोगेटिव की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें एक स्लाइड सा चेंज होता है, बस इसमें नॉट आ जाता है थर्ड पोजीशन में। बाकी सेम वही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने बाद सब्जेक्ट लेता है। क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करें विल शैल, तो ये मॉडल है, तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके बाद वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। और जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इतना हमारा स्ट्रक्चर था, बार बार बता चुका हूं। अब जल्दी से कुछ
एग्जाम्पल से इनको भी देख लेते हैं। क्या तुम नहीं खेलोगे, हम किसी से पूछते हैं, जैसे कोई गुस्सा हो गया तो क्या तुम नहीं खेलोगे, तो क्या होगा, क्या तुम नहीं खेलोगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, विल यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलोगे, सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन में नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि हमने फुटबॉल क्रिकेट तो बोला नहीं है। अगर हम बोलते हैं क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे तो होता विल यू नॉट प्ले फुटबॉल, बस इतना है। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा बनाते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं है तो शैल का यूज करेंगे, शैल आई नॉट स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद रखना हमेशा जब भी हम आई लिखते हैं ना सिंगल, जैसे आई, तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही है, हमेशा आता है, ये बड़ा याद रखना। मैंने वैसे तो अपनी वीडियो में जो बेसिक ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है उसमें हर चीज करवाई है, लेकिन बता रहा हूं जब भी आई सिंगल आए तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही यूज होता है। अब लास्ट देखते हैं, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये है लास्ट। इसको तुम कमेंट में मुझे आंसर देना, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा इसका क्या बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा 10th चैप्टर। इस पे हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर अभी तक अच्छे से कवर कर लिया है। इस पे हमारी बिल्कुल अलग ही अप्रोच थी, हम हिंदी टू इंग्लिश को भी देख रहे हैं, उसके साथ तुम्हारी स्पोकन और जो तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन करो, ये दोनों की दोनों चीजें अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो जल्दी इसी वीडियो को करो लाइक, और चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आगे और वीडियोस ऐसी अच्छी आती रहेगी। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, ताकि उसी पे मैं वीडियो लेके आऊं। और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, पैसेज में मैंने अच्छे से करवाया है, स्टूडेंट के अप्रोच से तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। जल्दी से क्लिक करो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं